ना रे, नजर लग जाए तो दो ही काम करना चाहिए, या तो क्या करेंगे कंधा में दोनों तरफ नींबू और 4 को मिर्चा लगाए रखेंगे, और नहीं तो काजल लगा लेंगे। कोई लड़की जा रही होगी उसको कहे सुनो सुनो भाई, देखेंगे काजल वोजल लगाए हुए लाइनर वगैरह, कहेंगे थोड़ा सा काजल दीजिए तो कहा, तो नज़र वो कोमल नाम की लड़की है, नज़र लगाने के लिए बचने के लिए बताई थी। वो लड़की तो बड़ी मार मारेगी, मारेगी तो सॉरी सॉरी बोल देंगे, कह देंगे वो प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लड़की है, वही बोली थी कि लगा लीजिएगा तो नज़र नहीं लगेगा। सो आज हो गया 17 ना, क्यों भाई मच्छर मारे क्या? ना ना अरे एक बार ऐसे ही वहाँ पढ़ा रहे थे अपने सेंटर में, हो गया 2 साल, हो गया 2.5 साल, ऐसे ठंडे का दिन था, एक मच्छर आके ठीक ऐसे पंखा लगा वहाँ पर था, बैठ के काट के उठा, वहाँ जाकर बैठ गया, नज़र पड़ गई, वो मोटी वाली किताब थी, और क्या किए कि उसका हाइट थोड़ा कम था, यानी जो 10 फीट का रहता है तो थोड़ा ज़्यादा है, वो किताब ऐसे उठाएं, ऐसे करके किताब उठाएं और उठा के ऐसे मारा तो तुम किताब भी सीधे गया, उसको चिपका दिया और फिर किताब हाथ में आ गया, फिर उसको रख दिया, मच्छर मर गया, चिपका रह गया, अभी भी है चिपका हुआ, इस बार जाएंगे तो फोटो खींच के भेज देंगे। हाँ हाँ 17 हो गया ना, 16 है आज, क्या डार्क लग रहा है? ग्रीन कलर डार्क है, ये है ना 17 नवंबर, स्क्रैच है, 3rd सेमेस्टर। कंप्यूटर में क्या सीख रही है अभी, क्या चल रहा है? फॉक्स प्रो, कहाँ पढ़ रही है रे? फॉक्स प्रो अरे आदम जमाने का चीज है रे लड़की, अपेंड वगैरह लिख के समझ करता होगा ना, अपेंड कमांड है, कहाँ फंस गई रे? फॉक्स प्रो का युग है, हाँ फॉक्स प्रो का युग है रे, कौन टीचर पढ़ा रहा है फॉक्स प्रो आज के दौर में? और क्या इसके पहले पढ़ाया? फॉक्स प्रो के पहले एक्सेल था, फॉक्स प्रो में क्यों ले गया? दूर दूर तक जो है उसका नाम नहीं है आज के दौर में। आज के दौर में क्या, आज हो गया 15 साल। फॉक्स प्रो उसमें जो काम तुम डेटाबेस करती है ना, पहले आता था डी बेस, जिस समय विंडोज ये विंडोज नहीं था, उस समय डॉस था, मैंने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ओएस था, डॉस बोलते थे, फिर विंडोज ओएस आया है ना, फिर एक मैक ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस समय वो जमाना था 92, 90, 90, 91, 93 के समय में वो चीज था, विंडो 95 से आया तो फिर उसका सब विंडोज चला तो उसमें फॉक्स प्रो खत्म हो गया। उस समय चलता था पहले डी बेस, फिर आया फॉक्स बेस, फिर आया फॉक्स प्रो, फिर आया लोटस 1, 2, 3। बेकार की दुनिया में ले गया, सही में टाइम किलिंग है वो सॉफ्टवेयर का। आज के दौर में कोई एप्लीकेशन नहीं, पूछना किसका एप्लीकेशन कहाँ है सर, पूछना उनसे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है सर, कितना लिया कोर्स का, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा उसमें सिखाएगा? CFS क्या होता है?
हाँ हाँ, अगली बार समझ के आना, फिर बात करेंगे। देख, पैसा तो लगता है, गार्जियन तो बार बार पैसा नहीं देगा कोई कोर्स करने के लिए। गार्जियन बार बार पैसा देगा कोई कोर्स करने के लिए? परिवार में 4 गो भाई बहन होगे, ठीक है, और तुम किसी कोर्स के लिए गार्जियन से पैसा मांगे और वो कोर्स तुम्हारे काम में नहीं आएगा तो वो फालतू ना हो जाएगा। एक तो जो जनरल पढ़ाई होता है कॉलेज का, वो पढ़ाई तो नॉर्मल है, नॉर्मल रास्ता है। बाकी दाएं बाएं से जो पढ़ाई होती है, जिसको अदर कोर्स कहेंगे या वोकेशनल कोर्स कहेंगे, है ना, जिसमें कि आपका स्किल इम्प्रूव्ड होगा, तो उसके लिए खर्चा बाजार में 5,000, 10,000, 7,000 से नीचे नहीं है। तो एक बार अगर किसी कोर्स में तुम एंट्री ले ली तो फिर दोबारा अगर वो कोर्स तुम्हारे काम का नहीं होगा तो पैसा दे दी तो पैसा तो वापस होगा नहीं, ना ही गार्जियन की तरफ से इसको रिटर्निंग मिलेगा दोबारा, क्योंकि और भी खर्च है गार्जियन के। जिसका भाई 4 गो भाई बहन ने जो अपना खर्च कर रहा है अलग बात है, अपना करेगा तो काफ़ी ये बातें होती है। तो पता करके आना कि तुम्हारा कौन कौन सा चैप्टर से प्रोग्राम पढ़ाएगा, सॉफ्टवेयर पढ़ाएगा। तो बेसिक रहेगा, तो बेसिक में क्या टाइपिंग भी करवाया? तो 10 उंगली चलता है? कितना डेली क्लास है? 2 दिन? 2 घंटा? कितना 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 दिन का कोर्स है? मतलब तुम्हारा 10 महीना हो गया? हाँ, तो मैंने 8 महीने 7 महीने बीत गया, अभी तक एक्सेल पढ़ाते रह गया। तो टैली में क्या सिखाया था? जीएसटी वगैरह सिखाया था? और एक्सेल में भी तुम्हारा एडवांस नहीं सिखाया होगा, एक्सेल में भी कुछ भी नहीं सिखाया होगा जो तुम लोग को लगेगा। एक्सेल में बच्चा वाला चीज़ समझा के निकल गया। ये टाइम किल कर रहा है फॉक्स पेस में, फॉक्स प्रो में जाके टाइम किल कर रहा है, बिल्कुल टाइम किलिंग है। यू हैव वेस्टेड योर मनी, आपने अपने मनी को वेस्टेज किया। एक भी आपके कामयाब सब्जेक्ट नहीं हुआ उसमें। वर्ड में भी आपका मेल मर्ज सिखाया था वर्ड में, और क्या सिखाया था? स्टिकर बनाना सिखाया था? लोगो तो अलग चीज हो जाता है। जैसे नेम लिस्ट बना हुआ है जिससे कि आप मेल मर्ज करते हो, है ना। अच्छा, और उसमें आपका ये क्या नाम है, वर्ड में तो है, और कुछ एक्सेल में ज़्यादा कुछ वर्क है। फॉक्स में तो एकदम फॉक्स प्रो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, अब वो चलता ही नहीं है, वो मिलेगा ही नहीं। वो डॉस पर चलता है, विंडो नहीं चलता, हुआ काला स्क्रीन हो जाता नहीं। वो इस पर भी आया है फॉक्स, उसका स्क्रीन भी विंडो जैसा दिखता है। हाँ, वाइट है बैकग्राउंड। हाँ हाँ, फॉक्स बेस का नहीं है, पहले डी बेस हुआ करता था। नहीं तो ये वाला सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बकवास है, ये यूजलेस हुआ। अरे ये तो ऊपर चला गया, वहाँ ऊपर का दिख रहा है। ना जूम तो है इधर, तो ये तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है। तुम भी की थी रे कोमल, पैसा वेस्टेज गया। सिलेबस तो बनाने का चीज है। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस तो बनाने का चीज है, सीधी सी बात। वेस्टेज अब नहीं हुआ। हम इन लोग को 5,000 रुपये में सिखाएंगे, मैंने वो चीज़ की निश्चित है कि तुम 3 से 3.5 महीना क्लास कंप्लीट कर, तुम अगर बाज़ार में 10,000 का तुमको अपने आप को नहीं महसूस करेगी तो ओपन बाज़ार में तुमको आराम से 10,000 रुपये महीना मिलेगा, जो कोर्स करा देंगे, क्योंकि हम केवल प्रैक्टिकल कराते हैं।
हम कुछ जो समय जो लिखना होगा लिख लो। कोर्स करते करते मैं अपने आप को महसूस करोगे कि यस तुम्हारे पास स्किल है, तुम मार्केट बाजार में कहीं भी खड़ा होगे 10,000 मिल जाएगा। कहीं पर भी तुम अभी जो कोर्स की है उसमें कहीं पर भी तुम बाजार में खड़ा होकर अपने आप को 10 तुम 5,000 के स्थिति में नहीं होगी, तुमको कोई नौकरी मिल जाएगा। कोर्स वो करो जिससे कि 2 पैसा का आमदनी हो जाए। कोर्स सिखाते सिखाते मैं अपने आप को महसूस करोगे। पिछले बार जो क्लास लिया था उसमें 4 लड़का लोग का क्लास था, उसमें 4 नहीं सब मिला के फिर वो पत्नी बहन भी तो करवे की थी, प्रिया हेला। तब तो वो गाइड नहीं की कंप्यूटर करते समय। सर जब हम ये हम 11 के पहले ही भर्ती हो गए थे ना, तो उनसे पूछे नहीं थे। कोई भी चीज़ें मैंने आफ्टर या क्या बोलते हैं आफ्टर एचएस करना चाहिए, उसके पहले नहीं करना चाहिए। और कोई भी कंपटीशन की तैयारी सेकंड ईयर के आसपास से शुरू करना चाहिए। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्या उसके लिए दिलचस्पी रखनी चाहिए। अब आज हम लोग क्या सीखते हैं, क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी करते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी करते हैं। बोला हमको भेज दो चंदन। हाँ सर, तो फोटो तो नहीं ले सकते। क्यों? स्क्रीनशॉट रिस्ट्रिक्शन है इसमें। ओ अच्छा, प्रोबेबिलिटी वो किस चीज़ में भेजे हैं, ग्रुप में का ऐप में तो हम देख लेंगे। किस नाम से भेजे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन सा पेपर, कौन सा ईयर, कौन सा उसमें सेट में, मतलब सेकेंड पहले थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, फिर है मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आपका वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अलग से वो बड़े फोल्डर है। अच्छा सर से हम बोलेंगे। अच्छा उसी में सब है जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। मतलब 18-19 है। वो क्या कर रही है, कहाँ से कागज मिला, ले रे है रे ले तो आज उसको भेज को, क्या नाम है, हेला को यहाँ पर खड़ा होकर फोटो खिंचा लेंगे। चलो इधर आओ। हाँ इधर खड़ा हो यहाँ, अरे यहाँ चट इधर आओ, यहाँ खड़ा हो ऊपर। अरे हाँ यहाँ इधर खड़ा हो, इधर खड़ा हो। हाँ आराम से, तुम शर्ट मत, इधर उधर घूम। हाँ उधर देख उसको, अपना सहेली को, ठीक से खड़ा हो। हाँ अरे हाथ नीचे कर। हाँ अब बोल कुछ, कहो कि आज प्रोबेबिलिटी का क्लास होगा। हाँ ले आज प्रोबेबिलिटी का क्लास होगा। वहाँ देखे सर हम जाए बोल दी, थैंक यू। कितना दिल धक धक करता होगा। नहीं देखो प्रोबेबिलिटी आसान सा चीज है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज का होने या न होने के बारे में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करना, है ना। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होगा, चांस टू हैपन, चांस टू हैपन और नॉट हैपन, नॉट हैपन माने किसी चीज का होना या न होने की स्थिति जो है प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट को जो है मैंने क्रिएट करती है कि कौन सा चीज मैंने, कोई एक घटना है, कोई एक बात है, तो बात होती है घटना। घटना क्या है ना, कोई एक घटना होने की, तो इसमें होने के हमेशा यूज करेंगे ऑकरेंस। आकर मतलब होना, घटित होना। तो हैपन की जगह पर क्या यूज करेंगे, आकर, OCCUR, और ऑकरेंस में ये हो जाएगा ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो बात होता है कि इवेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स इसमें यूज होते रहेंगे, तो देखते रहेंगे। तो जैसे जैसे टर्म्स यूज होंगे वैसे वैसे बातचीत करते रहेंगे।
प्रोबेबिलिटी को हम कई नाम से जानते हैं, यानी पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं कि किसी चीज पॉसिबल इसी से बना, तो पॉसिबिलिटी, या क्या कह सकते हैं लाइकलीहुड ना, एक्सपेक्टेशन तो अलग चीज है गया, कह भी सकते हो लाइकलीहुड, मतलब किसी चीज का होने की या न होने की लाइकलीहुड क्या है, पॉसिबिलिटी क्या होती है। यानी सीधी सीधी बात है कि प्रोबेबिलिटी गिव्स अस अ न्यूमेरिकल वैल्यू इन परसेंट और इन डेसिमल, है ना, इन परसेंट दैट द इवेंट में आकर और में नॉट आकर, कि वो घटना होगी कि न होगी। समझ में आ रहे हैं? तो कोई भी तरह की जो हैपनिंग है, कोई भी तरह की जो हैपनिंग है, वो जो है क्या होंगे कि उसकी स्थिति दो ही होगी। यानी प्रोबेबिलिटी जो है ये होगी, एक होगा एब्सोलूट, एब्सोलूट कह सकते हैं, एब्सोलूट इम्पॉसिबल, एब्सोलूट इम्पॉसिबल, माने कोई भी चीज क्या होगा कि बिल्कुल ना होगा, इम्पॉसिबल, स्पेलिंग ठीक है ना, डबल एस होगा, देख तो रे क्या होगा, इम्पॉसिबल, एक बार चेक कर लोगे, हाँ हाँ, इम्पॉसिबल, या तो कोई चीज बिल्कुल नहीं होगा, है ना, माने एब्सोलूट मतलब बिल्कुल नहीं होना, जैसे आकाश से घोड़ा का बरसना, ये क्या होगा, कंप्लीट या एब्सोलूट इम्पॉसिबल है। क्लियर? आपको जो है दूसरा कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को तीन आंख होना, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी, एब्सोलूट इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। किसी गर्ल्स कॉलेज में किसी बॉय स्टूडेंट का होना एब्सोलूट इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रहे हैं? किसी बच्चे के 6 महीने के बच्चे के मुंह में 32 दांत होना, इसकी पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल जीरो बने, एकदम नहीं होगी, यानी एब्सोलूट इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रहे हैं? और एक होगा एब्सोलूट, हाँ बोलो बोलो बोलो, एब्सोलूट, कुछ मतलब समझा देते हैं तो फिर सवाल पर चलेंगे। एब्सोलूट पॉसिबल मतलब कि 100% ये होवे करेगा, है ना। तो अगर मान लो कि एक इवेंट है, फिर इवेंट के बारे में समझाते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, जब एब्सोलूट इम्पॉसिबल होगा। और एब्सोलूट पॉसिबल होगा तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, 100%, 1 का मतलब 100%, है ना। जैसे किसी स्कूल में प्रिंसिपल का होना, इसमें तो सवाल ही नहीं होता कि इम्पॉसिबल कोई बात होगी, 100% पॉसिबल है। समझ में आ रहे हैं कि बने कुछ चीजें 100% होगा, माने उसमें कोई आप प्रोबेबिलिटी की लेकिन परंतु की जरूरत ही नहीं होगा, ये होगा तो होगा। क्लियर होगी बातें? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होता। प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे नहीं हो सकता, यानी निगेटिव नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगा, और कभी भी वो 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 का मतलब 100%।
यानी ये हमेशा डेसिमल में रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये नेगेटिव कभी नहीं होगा। तीसरी बात कि ये कभी 1 से बड़ा नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई कि प्रोबेबिलिटी का जो भी रिजल्ट आएगा परसेंटेज में आएगा तो 100% के अंदर होगा, 0% to 100%। अगर डेसिमल में होगा तो 0 से 1 के बीच में होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके बीच में जो है कई तरह की बातें आएंगी। एब्सोल्यूट के बीच में और क्या क्या लिख सकती हो, बोल। आप लिख सकती हो, अगर मान लिया तीसरा बनाना हो तो ऑलमोस्ट, एक ऑलमोस्ट का यूज करो। ऑलमोस्ट का, अगर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बट नॉट एब्सोल्यूट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बट नॉट एब्सोल्यूट। जैसे मान लो कि पॉसिबिलिटी जो है 0.1 है या 0.007 है, तो ये क्या हो गया, नहीं रे, ये 0 के नजदीक ना है, तो लगभग इम्पॉसिबल हुआ। जैसे कि मान लेते हैं कि 0 पॉइंट, या ऐसे करते हैं, मान लेते हैं कि 2%, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के पोजीशन में आ गया। और इधर अगर हम कहते हैं कि मान लेते हैं 0.9 है, 0.9 है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट। एब्सोल्यूट तो 1 हो जाएगा, माने 1 के नजदीक तब जाएगा तो ऑलमोस्ट पॉसिबल की तरफ जाएगा, और 0 के नजदीक जाएगा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन 0 हो जाएगा तो एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो एब्सोल्यूट पॉसिबल हो जाएगा। यानी ये हो गया डिग्री ऑफ चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट कनेक्टेड विथ एन एक्सपेरिमेंट। का बोल दिया, अच्छा बोल गए, तो क्या बोल दिया, वही बात को लिख लेते हैं तो बात आपको बोलने लगिएगा। तो हम लोग यहां देख रहे हैं, सवाल बनाना आसान है, लेकिन एक कहानी बता दें इसके संदर्भ में थोड़ी सी, और भी जहां जहां जो कहानी आएगी बतला देंगे। तो क्या बोले हमने कि ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट है ना, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, occurrence of an event connected, एक टर्मोलॉजी है, टर्म्स है, इसको यूज कर सकते हैं। कनेक्टेड यहां कह सकते हैं डिग्री ऑफ चांस, डिग्री ऑफ चांस ऑफ, डिग्री ऑफ चांस ऑफ एन यहां छोड़ दो, क्या हो गया, डिग्री ऑफ चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट कनेक्टेड विथ एन एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हैं कि अब होता है क्या कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मतलब तो कई बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब एक टर्म्स यहां उत्पन्न हुआ, क्या, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, मतलब आप जो है एक सर्वे करते हैं, माने आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यहां कितने लोग जो हैं ग्रेजुएट हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है। जैसे चावल पक रहा है, भात बनेगा, तो उस प्रोसेसिंग के बीच में हम लोग क्या करते हैं, बार बार जो 2-4 दाना निकाल लेते हैं, है ना, उससे देखते हैं कि भात जो है कितना, चावल कितना देर में सीज जाएगा, भात बन जाएगा। या हम लोग सब्जी बनाते हैं
तो जब पानी खौलते रहता है उसमें सब्जी में मसाला उसाला तो एक आध को आलू को पकड़ कैसे करके कलछुल से दबाते हैं, है ना। वहाँ प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है। पढ़ा सभी महिलाएं प्रोबेबिलिटी नहीं जानती, लेकिन इतना जानती कि उसे वो पता लगा लेगी कि पूरे कढ़ाई का माल पका कि न पका। उसको प्रोबेबिलिटी कहोगे मम्मी प्रोबेबिलिटी जानती है, कितना देर में पकेगा बता देगा एक चाटा, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी अलग है और ये न्यूमेरिकल, ये जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी एक कंसेप्ट है। इससे बहुत सारी चीज़ें की मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हमने कोई रॉकेट छोड़ा तो कितनी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि ये जाकर स्पेस में एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये बातें होती है। कोई लड़का को रैंडम उठाया, मान लिया 10 लड़के क्लास है, उसमें से किसी को उठाया, एक सवाल दे दिया सपोज। तो अब क्या होगा कि मान लेते हैं एक तरफ चंदन है, एक तरफ राज है, 2 लड़का को हमने उठाया और एक सवाल दे दिया सेट थ्योरी का। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि चंदन उम्मीद है कि ज़्यादा माने पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि सॉल्व कर देगा, जबकि राज थोड़ा सा दाएं बाएं लेफ्ट राइट देखने लगेगा। तो डिग्री ऑफ चांस ऑफ एन इवेंट, तो आपका डिग्री ज़्यादा है, आपका 70% चांस होगा कि आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसका 20% चांस होगा कि वो सॉल्व कर पाएगा। तो ये 20% 70% ये क्या हो गया, डेट इज द डिग्री। हम लोग डिग्री बोलते हैं 50 डिग्री 15 डिग्री 10 डिग्री, वो डिग्री भी है। या डिग्री का मतलब हो गया कि 0 और 1 के बीच की जो गति है, माने डिफरेंस है, वो डिस्टेंस को डिग्री में कहा कि वो चीज़ें होगा कि नहीं होगा, ये डिग्री ऑफ चांस हुआ। इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स में इन चीज को पाते हैं। बात समझ में आ रहे हैं। अब देखो तो डिग्री ऑफ चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट कनेक्टेड विथ एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब जो आपने विचार किया, जो आपकी थॉट है, वो आपका एक्सपेरिमेंट है। उसके लिए जो जो काम आप करते हैं वो आपका, वो तो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं पहला चीज। क्लियर। अब इसको इस ढंग से लीजिए। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लिखते हैं, थ्रोइंग एंड, इसमें हमेशा यूज करेगा अनबाइज्ड। अनबाइज्ड समझते हैं, अनबाइज्ड डाई। यहां डाई मतलब मरना नहीं होगा, यहां डाई मतलब होगा लूडो का पासा। लूडो के पासा को भी डाई कहते हैं, और उसका प्लूरल हो जाता है डाइस। एक से अधिक रहेगा तो डाइस, लोग प्राय सब डाइस कहते हैं। डाइस एक से अधिक रहेगा तो, एक रहेगा तो डाई। या डाई मतलब मरना, और डाई मतलब लूडो का पासा। और डाई मतलब क्या होता है एक और, इसी डाई का मतलब, डाई मतलब होता है ढांचा, ढांचा खांचा, वो जो नहीं कोई डिजाइन, जैसे कि ये है तो इसका डाई बनता है ना, ये है तो इसका डाई बनेगा। जैसे ये कैप है, ये कैप का जो है डाई बनता है ना, तब ना माल बनता है। तो जैसे मशीन में जो लगाते हैं जिसमें खांचा भर के आता है, वो क्या कहलाता है, वो जो बना रहता है लोहे का ढांचा, खांचा, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डाई। और एक डाई होता है DYE, वो डाई मतलब क्या होता है, यहाँ DYE। इस डाई मतलब क्या होता है, अरे डाई क्लीनर। डाई मतलब रंगना, कहते ना बाल डाई करवाया है, रंगना, पोतना, डाई करना, उसका भी स्पेलिंग यही है DYE, इसका स्पेलिंग है DIE, है ना जी। तो हम लोग कह रहे थे कि थ्रोइंग एन अनबाइज्ड। अनबाइज्ड का मतलब ऐसे बाइज्ड, कहते ना कि तुम बड़ा बाइज्ड हो, तो बाइज्ड का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति झुकाव होना, है ना। किसी लोग कहते हैं अभी जैसे कि मान लिया कि जितने भी मीडिया हैं वो मोदी वाइज्ड हैं, यानी मोदी के बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलते रहते हैं, है ना। अब रवीश कुमार हैं, एक वो भी माने एंकर हैं टीवी में, वो मोदी के अगेंस्ट में बोलते हैं, तो वो भी बाइज्ड हैं, वो उनका आलोचना करते हैं। वो मोदी अगेंस्ट है, कोई मोदी प्रो है। तो यानी किसी ना किसी तरफ झुकाव होना, बाइज्ड हो जाना है, एक तरफा झुकाव, वन साइड
इंक्लिनेशन कह सकते हैं, इंक्लिन हो जाना, वन साइड जो कह सकते हो वन साइड फेवर हो जाना, है ना, किसी वन साइड को आप फेवर करते हो तब आप बाइज्ड हो, और अनबाइज्ड का मतलब आप न्यूट्रल हो। तो लूडो का पासा अगर किसी से टूटा उटा कॉर्नर रहेगा तो हमेशा जाके वो उतना ही ना आवेगा। अगर वो कहीं से घिसा रहेगा या कहीं से कॉर्नर टूटा रहेगा तो कोशिश बार बार क्या करेगा, एक ही तरह का रिजल्ट देने लगेगा। और अनबाइज्ड रहेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा। जैसे गाड़ी में अगर मान लिया कि क्लच को ऊपर कर दिए, माने गियर लगा दिए, तो गाड़ी बाइज्ड हो गया, वो आगे ही जाएगा। और न्यूट्रल रहने पर आगे और पीछे किधरों भी जाएगा। न्यूट्रल रहने पर गाड़ी आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने गियर डाल दिया तो क्या होगा, वो बाइज्ड हो गया, वो हमेशा आगे जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो किसी के प्रति फेवर में आ जाना वो बाइज्ड हो जाता है। अब कोई सिक्का है, उसको टॉस करेगा, तो अगर वो खोटा होगा तो माने वो हमेशा एक ही तरह का रिजल्ट देगा। जैसे अमिताभ बच्चन का फिल्म शोले में दोनों हेड तो बाइज था, वो चिट भी आएगा पट भी आएगा तो एक ही आएगा। लेकिन जब हम कोई टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी, तो वो कौन सा सिक्का कहलाएगा, अनबाइज्ड। लेकिन जो एक ही तरह का बार बार रिजल्ट दे वो बाइज्ड है। तो इसलिए यहाँ टर्म्स यूज किया जाता है अनबाइज्ड, अनबाइज्ड कॉइन या अनबाइज्ड डाई। एक से अधिक रहेगा तो डाइस। तो अब देखिए, थ्रोइंग एन अनबाइज्ड डाई। तो अब जो है आप ये देखना, आपका एक्सपेरिमेंट है, आप ये देखना चाहते हैं कि अगर डाई हम फेंक रहे हैं तो 2 आए, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो आपका एक्सपेरिमेंट हो गया 2 आने की, और 2 आना, है ना, वो क्या कहलाया। तो एक चीज देखिए कि जो कुछ कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट है, और जो आप जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसमें से कोई भी पॉसिबल है कि जब आप लूडो का पासा फेंकेंगे तो कोई भी आ सकता है। ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। और ये सब जो हुआ 1 2 3, ये सब जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये नहीं, ये कहलाएगा हाँ आउटकम्स। हाँ वही चीज, आउटकम भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं। और इसी को इवेंट कहते हैं। तो व्हाट इज द इवेंट, इवेंट इज द आउटकम्स, या इवेंट इज एन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट का जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, वही इवेंट कहलाता है। बात समझ में आ गए। तो यहां पर 1 भी एक इवेंट है, 2 भी एक इवेंट है, 3 4 5 6 सभी इवेंट्स हैं। तो इसको इवेंट पॉइंट्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इवेंट पॉइंट्स। तो जितने भी पॉसिबल इवेंट पॉइंट्स होंगे उन सभी को अगर हम एक जगह पर स्टोर कर दें, है तो सेट में कर देते हैं, सेट के फॉर्मेट में। एक जगह पर सबको स्टोर कहाँ करेंगे, तो सेट बना देंगे कि कितने इवेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो एक कॉइन को जब उछलाएंगे, एक अगर डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो टोटल हमारे इवेंट पॉइंट्स कितने बन जाएंगे, बोलिए। हाँ, तो टोटल जो है माने जितने भी उसके इवेंट पॉसिबल पॉइंट्स होंगे, माने जितने भी, अगर एक सिक्का उछलाते हैं तो टोटल कितने पॉसिबल पॉइंट है। एक अगर डाई जो है थ्रो करते हैं तो थ्रो को कास्ट भी कहते हैं, कास्टिंग अ डाई। कास्ट मतलब भी फेंकना होता है। किताबों में कहीं कहीं कास्टिंग भी लिखा रहेगा, थ्रोइंग की जगह कास्टिंग लिखता है। इसमें तो थ्रोइंग लिखा होगा, लेकिन किताबों में थ्रो मतलब क्या होता है, थ्रो मतलब होता है दूर फेंकना, और कास्ट मतलब जो लूडो के पासा को कास्टिंग द डाई। तो कास्ट मतलब कैसी चीज होता है, यहाँ डाई के लिए भी याद है। तो जितने भी पॉसिबल इवेंट पॉइंट्स हैं उसको अगर हम एक सेट के फॉर्मेट में रखते हैं तो ये जो जिससे डिनोट करते हैं इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
सैंपल स्पेस या इवेंट स्पेस। स्पेस मतलब क्या होता है? जगह। चंदन, स्पेस मतलब क्या होता है? गैप। किरण, स्पेस मतलब क्या होता है? देख, स्पेस एक अर्थ समझा देंगे, अभी डाई और डाई में समझा दिया, पढ़ाएंगे मैथ, समझाएंगे इंग्लिश। अंतरिक्ष, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जिसमें कि सभी चीज हैं। तो आपके एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स बनेंगे उन सभी को एक जो ग्रुप, एक सेट बना देंगे, तो तमाम जो पॉसिबल इवेंट्स हैं उसको किस नाम से जानेंगे? सैंपल स्पेस। तो स्पेस मतलब जगह या गैप नहीं, स्पेस मतलब द ऑल पॉसिबल केसेस या पॉसिबल इवेंट पॉइंट्स कंसिस्टिंग इन सैंपल स्पेस। या सैंपल स्पेस कंसिस्ट्स all possible या all outcome या all event points connected with an experiment। किसी एक्सपेरिमेंट को करने के में जितने भी तरह के हमारे पास सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे, उन सभी सैंपल पॉइंट्स को एक जगह पर हम जब सेट के फॉर्म में लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। क्लियर होगी बातें? तो अगर कहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस is the set of all possible event points, all possible event points connected with an experiment। जैसे टॉस उछलाना, मतलब सिक्का को टॉस करना, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। और हेड और टेल इवेंट्स, दोनों का मतलब समझ में आ रहा है ना? एक्सपेरिमेंट और इवेंट में क्या डिफरेंस हो गया? टॉसिंग ए कॉइन, दैट इज एन योर एक्सपेरिमेंट, but the outcomes either head or tail coming out that will be your event points। और समझ में आ रहे हैं? throwing a die, तो that means your experiment is throwing a die and the outcomes are 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? और यहीं से सब कहानी बनती है, यहीं से सब कहानी बनती है। तो क्या कहानी बनती है कि अब यहां से हम सवाल को सीधे सॉल्व करने पर आएंगे तो बहुत सारी चीजें सीखने लगेगी, ताकि आगे जैसे जैसे करते जाएंगे उससे सीखते जाएंगे। अब इसको देखिए कि आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? तो बहुत आसान सा है। क्या है? क्या लिखें? फेवरेबल केसेस बाई, यानी यहां पर फेवरेबल को तो पॉसिबल फेवरेबल केसेस लिखेंगे। फेवरेबल कैसे मतलब ऑल पॉसिबल फेवरेबल केसेस, समझ रही है? और नीचे क्या होगा? टोटल पॉसिबल केसेस, टोटल पॉसिबल केसेस यानी जितना सैंपल स्पेस होगा। बात समझ में आ रहे हैं? अब आइए सवाल पहला लेते हैं, तो ऐसे सॉल्व भी होता जाएगा और आपको समझ में भी बात आती जाएगी। पहला सवाल क्या कहता है? ये हमारा फॉर्मूला हो गया कोमल, यानी हमको हमेशा देखना है कि टोटल केस कितना होगा, है ना? उसमें से जो सवाल हमसे मांगेगा कि माने इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो देख लेंगे वो कितने घटना हो जाएगी, और उसके आधार पर हम रिजल्ट निकाल लेंगे। तो पहला सवाल बनाते हैं, शायद समझ में आ जाए। पहला सवाल क्या कहता है? number is chosen at random from 1 to 15। अब देखिए कोमल, सवाल नंबर 1 है, आपके पास कहा है अ नंबर इज चूजन एट रैंडम। इसमें और यूज हमेशा होगा एट रैंडम। एट रैंडम लिखता है, हमेशा यूज होगा एट रैंडम। इसका तकिया कलाम है, मतलब उसके बिना आप कोई स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी का बना ही नहीं सकते। अगर एट रैंडम नहीं होगा तो बाइज्ड हो जाएगा। जो एट रैंडम नहीं है वो बाइज्ड है। एट रैंडम का मतलब कोई भी, समझ रही है? माने
एट रैंडम कहते ना कि भाई रैंडमली जो है ये घटना हो गई, मैंने ये चीजें ऐसा हो गया, मतलब आपने सोच कर नहीं किया। अगर आप किसी घरे में कई वो रखे हुए हैं, उसमें आप हाथ डालकर कोई अगर चिट निकाल रहे हैं तो एट रैंडम हो गया, लेकिन अंदर देख रहे हैं कि बड़ा वाला पुर्जा कौन सा था जो कोमल डाली थी, उसी का निकालना है, तो अंदर तक ढूंढा कि उसी को निकाल दिया, अलग से उसके पेज दिए हुए थे, तो एट रैंडम नहीं हुआ। हम यहाँ पर कोई भी प्रश्न किसी से पूछ लिया तो एट रैंडम हो गया, लेकिन पर्टिकुलर राज से पूछा ये तुम ही बताओ, तो वो एट रैंडम नहीं हुआ, वो बाइज्ड हुआ। लेकिन हम कोई भी प्रश्न मतलब वो भी पूछ रहे हैं, हम किसी से भी नॉर्मली पूछ रहे हैं, अच्छा तुम बताओ या तुम बताओ या तुम बताओ या आप बताओ आप बताओ, तो वो क्या हो गया, वो एट रैंडम हो गया। बात समझ में आ रहे हैं? बात समझ में आई? नहीं, मेरे ध्यान में एक दिमाग में एक बात आ गई थी, इसलिए हंसी आ गई कि पार्क में अगर लोग बैठे रहते तो एट रैंडम देखते रहते हैं कि वो पर्टिकुलर देखते रहते हैं। क्या कोमल बोल, वहां लोग बाइज्ड रहते हैं कि एट रैंडम रहते हैं? ना, पार्क में एट रैंडम कहाँ रहता है, तो बाइज्ड रहता है। ऐसे अलग है, पार्क में पेयर बैठा हुआ है तो बाइज्ड है कि एट रैंडम है, मरबो करेगा बगल में जो बैठा हुआ है उसको, लड़की लड़का को मारेगा, लड़का लड़की को मारेगा। ए उधर क्या देखता है, ये उधर क्या देखते, इधर देखो, चल इधर देख। अब देखो उस सवाल में आपके पास टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 15 है, 1 से लेकर 15 तक देता है ना। अरे पगली, कहाँ के पहला सवाल दोनों तरफ 1 है ना, कहाँ नींद में है, कहाँ रे? तुम किधर देख रही थी? एक तो आपका टोटल सैंपल कितना बन गए बोलो? आपका 15 पॉइंट्स है ना, 1 से लेकर 15 तक। तो अब आपका जो है यहाँ सवाल में अगर हम सॉल्यूशन कर माने सॉल्व करने जाएं तो आपका गिवन है, ऐसा लिखेंगे ना गिवन, तो एस का मतलब क्या हो गया, टोटल पॉसिबल केसेस। एस मतलब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब जितने भी तरह के केसेस बनेंगे उस एक्सपेरिमेंट का, उस सभी को होल्ड करेगा। तो जितना 1 से लेकर 15 तक है आपके उसमें, तो टोटल कितने बन जाएंगे 1 से लेकर 15 तक, यानी कितना 1 2 3 डॉट 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 और 15 है ना, 15। और बोलिए, तो अब कहता है पहला कि आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ तो 1 नंबर में इवन है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट एन इवन नंबर। बात समझ में आ गए? तो अब मान लो कि अब इस सवाल को मैंने सॉल्व करते समय ये तो हमारे पास ए निकल गया, क्लियर। अच्छा, तो अब इसको लिख सकते हो कि मान लेते हैं ए एक सेट है ना, ए एक सेट है या इवेंट है जो डिनोट करता है किसको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ना, इवन नंबर, इवन नंबर। तो लेट, अगर इसको हम बनाएं तो लेट ए बी या ए रिफर बी द occurrence of even number, even number। यही ना हुआ, ए डिनोट करता है किसको, occurrence of even number है ना, लेट बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ occurrence of even number। ये भी लिख सकते हैं कि नहीं,
टर्म समझ में आ रहा है कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवन नंबर। तो अब बताइए इसमें कौन 1 से लेकर 15 तक में इवन नंबर कौन कौन सा होंगे? कोमल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये हो गए। कंप्लीट। तो इस प्रकार देखिए देयरफॉर यहां पर NS मतलब टोटल नंबर कितना हो जाएगा? इसका नंबर हो गया 15 हो गया ना, और इसका कितना होगा? NA कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 7 यहां पॉसिबल केसेस हो गए, फेवरेबल केसेस हो गए, और टोटल केसेस कितना हो गया? 15। आंसर कितना होगा? फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस यानी कितना? देखो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन ये है ना, अब हमको इसको पूरा मिटा दें। यानी हमें क्या बना कि NS कितना हो गया आपका 15 और NA कितना हो गया? NA 7। देयरफॉर PA क्या शो करेगा? प्रोबेबिलिटी। क्या बोलेंगे? हम ऐसे ही तोतलाते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल केसेस हो गए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? NA ये फेवरेबल केसेस हो गया टोटल, डिवाइड NS, यही फार्मूला हो गया। प्रोबेबिलिटी का सिंबॉलिक टर्म में ये हो जाएगा फार्मूला। टर्म्स में लिखेंगे तो फेवरेबल केसेस है ना, या यहाँ क्या लिखेंगे? फेवरेबल केसेस या ऑल पॉसिबल फेवरेबल केसेस। एक और टर्म यूज होता है इक्वली लाइकली, तो जैसे और थोड़ा सवाल बनाएंगे तो ये टर्म्स यूज करेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सब इस पर टर्म्स आता है। तो 2-4 सवाल बनाते रहेंगे तो धीरे धीरे वो सब शब्द आने लगेगा। अभी सिंपल से ये देखना है कि कितना केस फेवरेबल होगा और टोटल कितना केस है, बस उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आपका कितना हो जाएगा इसका? बोलो 7/15, और 7/15 का कितना होगा? देख कहां से कहां की रे? है ना। अब कितना है तुम्हारे को? 7/15, 7 डिवाइडेड 15 कितना हो गया? 0.466 या 467, 47 भी कर सकते हो। 0.47 डेसिमल में आंसर होगा आपका। ये भी आंसर करेक्ट है, समझ रहे हो। और अगर परसेंटेज में लेना है तो 100 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 46.7%। तो वहाँ परसेंट लिखना होगा, और समझ आ रही है। तो अब इसका आंसर कितना लिख सकते हैं? इतना इज इक्वल टू 0.467 कर देते हैं। अगर 2 ही रखते हैं तो 46 लिख देते हैं। समझ आ रहे हैं। तो ये भी आंसर आप लिख सकती हो, या डेसिमल में भी लिख सकती हो, या 46.7% हो गया। तीनों में से कोई भी आंसर दोगी तो आंसर आ जाएगा। अरे समझ में है? आसान, अभी तक लगा आसान। अब बता दूसरा जो है आपका कहता है इवन नंबर का, ऑड नंबर का। तो अब देख, अब दूसरा जो है ऑड नंबर का है। तो अब बता, इसको हम मिटा दें। यानी अब अगर मान लेते हैं सेकंड में
ये तो टोटल हमेशा रहेगा। तो पहला सवाल का दूसरा हम लोग लेते हैं, इसका जो है यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, उसको मान लेते हैं डेट इज योर बी, द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ ओड नंबर, उसको बी करता है। तो इसमें कौन सा लिखेंगे? 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। तो बताइए, इसलिए आपका क्या होगा? NS। अब यहाँ पर नंबर दे दीजिए, कितना? 15, और NB 8। इसलिए देन PA इक्वल टू PB इक्वल टू NB डिवाइडेड NS, यानी कि 8/15। ये भी आंसर हो गया। या डेसिमल में कितना हो जाएगा? 8/15, 0.533 आंसर। देखो तो आंसर क्या है? परसेंटेज में होगा तो 53.3% है ना, आंसर है किताब में। हाँ, हम इनकम्प्लीट कभी नहीं रहते हैं। ये 100% पॉसिबल है कि हम हमेशा परफेक्ट रहते हैं। अरे वही रे पगली लड़की चश्मा, वही देख। हाँ है ना, बस। ये तो चूंकि आपका 15 तक था, तो अगर 50 तक रहता तो फिर कितना बनाती? कैसे तो संख्या निकालती NS, तो NS तो 50 हो जाता। इवन नंबर क्या करते हैं? 2 से भाग दे देते तो 25 हो जाता। और तो ओड कितना हो जाता? 25। अगर मान लेते 55 रहता, 55 रहता टोटल 1 से लेकर 55 तक, तो कितना इवन नंबर होता? 27। तो फिर ओड कितना होता? कैसे मालूम? तो हम पहले इवन क्यों निकालते, पहले ओड क्यों नहीं निकालने? इवन नहीं निकाल पाओगे। जब भी इवन और ओड में बांटना होगा तो पहले इवन निकालोगे, और फिर टोटल में से इवन करोगे तो ओड निकल जाएगा। मान लेते हो कि 150 रहता, तो 150 रहता तो 150 रहता तो 75 दोनों हो जाता। अगर 145 रहता या 146 रहता, अगर 146, मुंह देख रही है, अगर 146 रहता तो क्या हो जाता? 146। तो पहले 2 से भाग दे देते, तो 73 आपका रह जाता इवन। अब इसी में से 73, अच्छा 73 हो जाता। तो कैसे निकालेंगे समझ में आ रहा है ना? ये बातें हैं। तो ये बन गया। अच्छा, तो ये दूसरा कैंसर हो गया, पहले का दूसरा कैंसर हो गया। और बताइए उसमें तीसरा क्या था? मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, अब मल्टीपल ऑफ 3 बनाते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 3 बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? बोल तो रही कोमल, मल्टीपल ऑफ 3 बनाओ। तो क्या मान लेते, उसको C मान लो। ये भी मान चुकी है तो C मान लेते। तीसरी घटना मल्टीपल ऑफ 3 आने का, क्योंकि एक ही सवाल में तीनों चीज पूछ रहा है, तो तीनों के लिए A नहीं मानेंगे, है ना। तो एक के लिए A मान लेते हैं, इवन आने का इवेंट, है ना। और B हो गया ओड आने की जो है, ये आपका ये हो गया चांस हो गया। और C हो जाता है मल्टीपल ऑफ 3। वहाँ लिखना पड़ेगा भैया C डैश दे देंगे, मल्टीपल ऑफ 3 सीधे, मैंने C क्या डिनोट करता है। अब इसका जो बनाओगी तो कितना बनाओगी? मल्टीपल मतलब उसका टेबल 3, 6, 9, 12 और 15। तो टोटल इतने केस ना बनेंगे। तो यानी कि कितना हो जाएगा? NS हमारे पास कितना हो गया? देयरफॉर NS 15 हो गया,
और एन सी 5 हो गया, इसलिए पी सी क्या हो जाएगा, एन सी बाई एन एस, यानी 5/15, यानी 1/3, यानी 33% हो जाएगा, 33.3% हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। तो आप फ्रैक्शन में भी लिखो या जैसे भी लिखो। अरे बात सुनिए में और सर इसका यदि ज्यादा रहता है, मल्टीपल ऑफ 3 है तो सर ज्यादा रहता है तो इसको कैसे करेंगे? तो 3 का टेबल देख ले, 3 से भाग दे देते ना टोटल में। अगर 50 रहता तो 50 रहता तो 3 से भागा लगा 50 में, तो 16 48, 16 को होता। 3 का टेबल बना तो कितना हो जाता, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48, हाँ 45 और 48, तो 1 2 3 4 5 6 और 10 16, 16 भागा लगा देंगे ना। 4 से डिविजिबल होगा तो 4 से भागा लगा देंगे, टोटल मिल जाएगा। 50 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, बच्चे को 48, 12 को। सर अगर उसमें लिखा है कि मल्टीपल ऑफ 3, 0 आ सकता है? मल्टीपल ऑफ 3 में 0 कहाँ से आएगा? टेबल पढ़ना है। जब भी मल्टीपल कहेगा ना, हाँ। तो हमेशा क्या पढ़ना है, बट इक्वल टू लेस देन अगर 0 बताएगा, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सर प्रोबेबिलिटी में होता है, इसका सेट थ्योरी का बात है। सेट थ्योरी का कंसेप्ट है, लेकिन सेट थ्योरी नहीं है। इसमें केवल हमें पॉसिबल केसेस और फेवरेबल केसेस को यहाँ से निकाल लेना है, समझ रहे हैं ना। और उसको यहाँ पर सेट में बना देंगे, टोटल कितना एलिमेंट्स होगा, तो टोटल सैंपल पॉइंट्स मिल जाएगा। और उसमें से हमें सबसेट बनाना होगा, तो सबसेट ना हो गया, ये सुपर सेट हो जाएगा। ऐसे ही पढ़े कि यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस मीन्स क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। सैंपल स्पेस मतलब यूनिवर्सल सेट। अरे बात समझ में, वो अलग है, वो सवाल अलग है, देखते हैं। अच्छा ये पहला क्लियर हो गया, आसानी से समझ में बात आ गई ना। ये दूसरा सवाल बनाते हैं। और दूसरा सवाल लो, दूसरा सवाल पढ़ो क्या लिखता है। टॉसिंग अ पॉइंट 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। नहीं 1 एच लिखा होगा। सेकंड नंबर सवाल, 2 लिखा हुआ है ना। हाँ सर, टॉसिंग अ पॉइंट 2 टाइम्स। देखिए टॉसिंग और कॉइन, अनबाइज नहीं लिखा है, नहीं लिखना चाहिए कॉइन 2 टाइम्स। अब देख, या तो रहेगा कि 2 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, माने 2 कॉइन को एक साथ उछलाना, या 1 कॉइन को 2 बार उछलाना, दोनों का इवेंट पॉइंट सेम बनेगा, समझ रही है। तो अब देख इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, आपका क्या होगा, हेड होगा, एक में हेड होगा तो दूसरे में भी हेड होगा। 2 कॉइन उछलाएगी रे तो क्या होगा, एक ऊपर हेड होगा तो दूसरे पर भी हेड हो सकता है। दूसरा क्या होगा, एक पर हेड होगा तो दूसरे पर टेल होगा। कुछ बात समझ में आ रही है। और फिर क्या होगा कि पहले पर टेल होगा तो दूसरे पर हेड होगा। दोनों अलग अलग प्रक्रिया है ना। पहले पर टेल होगा तो दूसरे पर हेड होगा, और पहले पर टेल होगा तो दूसरे पर भी टेल होगा। टेल अगर रहता 3 कॉइन्स तो क्या बनता, बोलो। पहले एच आपका क्या होता, एच एच एच, और सोच
कोमल एच एच टी, फिर सोच एच, अब टी को इधर कर दे, टी एच और टी एच एच, ये हो जाएगा। अभी अभी तो और बनेगा, एक बार क्रमबद्ध चलना, नहीं समझी? दो गो हेड को पकड़े रहा, ये हो गया एच एच टी एच, फिर क्या होगा टी एच एच, फिर टी टी एच, फिर क्या होगा टी एच टी, होगा ना? फिर क्या होगा टी टी टी, ये भी तो हो सकता है। क्यों हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा, क्या होगा? बोलो, एच टी टी, एच से भी 4 को बनता है, ये देख, ये तीनों को ना बना एच से, और देख ये टी से 4 को बन गया ना शुरू में टी रखने से, यानी कि एक क्या बनेगा एच टी टी, समझ रही है? तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? तो क्या होगा कि कितने हमारे पास पॉइंट्स में 2 ही फेस आएगा, और जितनी टाइम्स उछालेगा वहां पर उतना नंबर दे देंगे n, 2n, इसे टोटल सैंपल पॉइंट्स मिल जाएगा। अगर 5 सिक्का उछलाएगा तो टोटल कितना सैंपल पॉइंट्स बनेगा 2 टू पावर 5, और 2 टू पावर 5 का वैल्यू कितना होता है 32 होता है। तो वहां पर 2 टू पावर 5 आप ऐसे नहीं दिखा सकते, वहां डायरेक्ट लिख देंगे क्या ns इज इक्वल टू 2 टू पावर 5, दैट इज योर 32। तुमको 32 से मतलब है ना, टोटल नंबर से मतलब था, बस समझ में आ गए? तो ये एक फार्मूला है। अगर आपके पास ये होता पासा होता, लूडो वाला पासा होता, डाई होता, तो अगर एक डाई होता तो कितना, उसमें टोटल 6 आते हैं, 6 पर पावर n होगा। अगर 2 डाइस रहेगा तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, तो 6 पर पावर 2 यानी कितने बनेंगे 36 बन जाएंगे डाइस में। क्यों? एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं ना, तो कैसे 36 बनेंगे मालूम? नहीं रे, देख 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो सकता है ना, पहला पर 1 आए दूसरा पर भी 1 आए, या पहला पर 1 आए दूसरे पर 2 आए, पहला पर 1 आए तीसरे पर दूसरे पर 3 आए। इस ढंग से दूसरा केस क्या बनेगा 2 1, कि पहला पर 2 आए, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 बनेगा, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3, ये तमाम सीधे क्या कहलाएंगे सैंपल पॉइंट्स, यानी इवेंट पॉइंट्स हो गए। आइए टोटल क्या हो जाएंगे सैंपल स्पेस का एलिमेंट्स हो जाएंगे, टोटल क्या होंगे सैंपल स्पेस का एलिमेंट्स हो जाएंगे, और उसी से जो सवाल पूछेगा वो बनाते रहेंगे। तो अब आइए हम लोग का अभी के सवाल पर। अभी के सवाल में क्या कहता है, अभी के सवाल में कहता है कि आपने तो एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया, तो आपने उससे सैंपल स्पेस तैयार कर लिया। अब जो है आपको क्या पूछता है, अब होता है एग्जैक्टली 1 हेड। पहला प्रोबेबिलिटी क्या कहता है एग्जैक्टली 1 हेड। तो यहां पर आप लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं कि ये जो है ये रिफर करता है किसको, एग्जैक्टली 1 हेड को, माने ये डिनोट्स द ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड। ये is an event that refers to the occurrence of exactly 1 head।
बात समझ में आ रहे हैं? तो अब देखो एग्जैक्टली मतलब केवल एक ही हेड होगा, तो देखो इसमें कौन कौन सा केस बनेगा, बोल कोमल। एक ही हेड होगा। एच टी हाँ, एस टी और टी एच, दो का ना केस हुआ, एग्जैक्टली वन हेड। इसमें देखो हेड हेड दोनों को हेड है, इसमें एक हेड एक टेल है, इसमें एक टेल एक हेड है, और इसमें टेल टेल है। तो हमको कौन से किसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है, ए कि दोनों एक पर हेड आए एक पर टेल आए, है ना। ये नहीं कहा कि पहले पर हेड आए या बाद वाले पर हेड आए, सीधे कहा एग्जैक्टली एक हेड चाहिए। तो देखेंगे कि एग्जैक्टली एक एक हेड वाला हमारे पास यही दो को फेवरेबल केसेस बना, है ना। तो क्या हो जाएगा देयर, तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर एन एस कितना हो गया, 4 केस हो गया। अच्छा इसका क्या होगा, देयरफॉर एन ए कितना 2, इसलिए पी ए फॉर्मूला क्या लिखेंगे कोमल, एन ए बाई एन एस, मतलब फेवरेबल केसेस हो गया, एन ए इंडिकेट कर रहा है और एस क्या शो कर रहा है, टोटल केसेस। हाँ यानी कितना हो जाएगा 2/4 यानी 1/2 यानी कि 50%। कुछ गणित समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा अब देखिए और क्या है सवाल, एटलीस्ट 1 हेड। इसमें सवाल है एटलीस्ट का, सवाल नंबर 2 है ना। गर्मी लग रहा है क्या, आए एसी चालू करवाए हैं, पंखा पे घंघनाहट क्या आ जाएगी। अच्छा कुछ सेकंड के लिए पंखा चलाओ तो जरा, आवाज आ जाती है घन घन की, देख वो बढ़ावो तो, वो बढ़ावो ना, सनसनाहट तो बहुत है नहीं। थोड़ा ठंडा आ जाएगा, हम भी वहां आ जाएगा। अच्छा बंद कर दो, बंद कर दो, अब ठंडा गया। हाँ अब देखो अब क्या कहता है कोमल कि मान लो बी है, बी क्या रिफर करेगा, एट लीस्ट क्या कहता है 1 हेड। देखो 3 तरह का चीज आएगा, एक हो गया अभी भी देखिए एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब जितना है उतना ही, एट लीस्ट मतलब कम से कम, एक होता है एट मोस्ट अधिक से अधिक, एक होता है एट लीस्ट, एक होता है एट मोस्ट, एक होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो एट लीस्ट मतलब कम से कम एक हेड्स होनी चाहिए। तो अब बताओ इसका जो है पॉसिबल केसेस कौन सा होगा, माने एच एच भी इसमें आ जाएगा ना, एच एच भी आ जाएगा ना, कम से कम एक होना चाहिए, तो एच एच हो जाएगा और एच टी हो जाएगा, टी एच हो जाएगा, ये ना होगा इतना, यानी कि ये कितना हो जाएगा एन बी अब 3 हो जाएगा। इसलिए आप लोग नीचे लिखिएगा, हम वहां लिख दे रहे हैं, हम भी नीचे लिख दें। हाँ हाँ बोलो। अगर वो टीटी लिखा हुआ है तो वो इवेंट है या इवेंट पॉइंट्स है। अच्छा इवेंट पॉइंट्स। अच्छा तो क्या लिखेंगे एन बी बटे क्या लिखेंगे रे एन एस यानी कितना 3/4 यानी 75% या 0.75,
है इतना आंसर। समझ बात आ रही है कैसे बन रहा है? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देख सवाल क्या कहता है, नो हेड। इसका आंसर तुम बता, नो हेड कि कौन सा केस बनेगा? एक भी हेड नहीं होगा, तो इसमें से कौन सा बने केस बनेगा? टीटी, माने नंबर ऑफ के फेवरेबल केसेस कितना होगा? 1। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 और टोटल केसेस 4 है ना। टोटल तो हमेशा 4 माना जाएगा। और नो हेड्स के लिए, नो हेड्स का जो है केसेस कितने होंगे? 1। इससे रिजल्ट कितना होगा? 1/4 क्यों होगा? टोटल 4 है। अब फेवरेबल केस नो हेड के लिए एक ही है, तो ऊपर हो जाएगा 1 डिवाइड कितना से? 4 से। तो 1/4 कितना हो जाएगा? देख कैलकुलेटर में करके, 1/4 हो जाएगा। 0.25 यानी कि 25% हो जाएगा। तो वाले आप बना लोगे। तो वहां क्या कर लेंगे कि यहां पर कर लेंगे लेट सी, यहां लिख देंगे नो हेड्स, इसलिए फिर उसका सी का सेट बना लेंगे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेंगे, यहां पर नंबर ऑफ काउंट्स लिख देंगे और फिर प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। हाँ बोलिए। अब बता, इसमें बता 1 हेड और 1 टेल में कितने पॉसिबिलिटी हैं, कितने केसेस? 2। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 2/4 करके देख यार, बगल में तो कैलकुलेटर है रे। हाँ 2/4 कर। 0.5 यानी कितना हो जाएगा? तुम अब करके तुम अपने कैलकुलेटर से कर छोड़। इसीलिए हमेशा अपनी चीज़ यूज करना चाहिए। एगो कैलकुलेटर खरीद ले, काम आएगा, कुछ सिखलाएंगे कैलकुलेटर में। 0.5 का परसेंटेज कितना? 50%। 0.5% नहीं, 0.5 गलत हो जाएगा। या तो आप 0.5 बोलो या तो 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में बदल दो। अगर कंफ्यूज मत होना, 0.5 और 50 दोनों एक ही चीज है। 0.5 हो या 50% हो, दोनों मतलब एक ही हुआ। वो डेसिमल वैल्यू हो गया, वो परसेंटेज हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है? तो बाकी 2 सवाल उसमें से आप बना लीजिएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। कितना नंबर सवाल? 3 नंबर सवाल। 3-4 को बैक टू बैक बना देंगे ना, तो बात समझ में आने लगेगी। अरे बात समझ में। अब देख, जो सेट थ्योरी पढ़े हुए उसको समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी। इसीलिए कहा था कि प्रोबेबिलिटी सेट थ्योरी के जस्ट बात करा देंगे कि टोटल सेट वाली बात लग रही है। आगे चल के देखना, पूरा सेट है, चाहिए बनाओ चाहे सेट बनाओ, बात बराबर है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। यहाँ जो पॉसिबल केसेस हैं उसको टोटल से भाग दे देंगे, दैट इज द रेशियो। अगर कहेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस टू टोटल केसेस हो गया ना, फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। मैथमेटिकली यू कैन डिफाइन दैट। अब मैथमेटिकली जो है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल टर्म या मॉडल दैट गेट द रिजल्ट बाय डिवाइडिंग फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस विथ एन कनेक्टेड विथ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट के जितना फेवरेबल केसेस होंगे और जितना ऑल पॉसिबल केसेस होंगे, उसको रेशियो को निकालना ही क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। मान लेते हैं कि कुछ सवाल हम आपको दिए आप तीनों को बनाने के लिए, क्लियर? तो उसमें से सवाल बनेगा, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो उस तरह का सवाल इसमें भी आएगा तो उसके हिसाब से आपको और डिस्कशन कर देंगे। अगला सवाल पढ़ाइए। नींद आ रही है रे। नेक्स्ट सवाल बोलिए। थर्ड नंबर है।
2 और बना लेना कोमल। मैंने जो सवाल छोड़ दे रहे हैं आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से पूरा डिटेल्स में बनाते जाना। बस समझ में आ रही है ना? ये मान के चलना क्या जैसे नॉर्मल क्लास करती थी वैसे ही करे, वीडियो क्लास जहाँ के तहाँ छोड़ दे। वो जब नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वहाँ देखना। अपने पास सहूलियत ये है कि हम डिजिटल बोर्ड पर हैं, व्हाइट बोर्ड से अपना कुछ। थैंक यू टू आरपी सेंटर, क्या मैंने इतना मौका दिए कि कम से कम डिजिटल बोर्ड पे खड़ा हो गया। बोल, अभी अब लोकल में कहीं पर भी डिजिटल बोर्ड नहीं होगा। लोकल में जितने भी इंस्टीट्यूट होगा अभी किसी के पास डिजिटल बोर्ड नहीं होगा यहाँ आसपास। तब तीसरा नंबर क्या है? थ्री एट वाइट बॉल्स। ठीक है ना, 3 ग्रीन है और 8 वाइट है। यानी अब हम अगर मैंने समझने के लिए लिख दें सॉल्यूशन में आपका क्या है गिवन 3 ग्रीन है ना, 3 ग्रीन, ग्रीन को ग्रीन से लिख देते हैं, ग्रीन बॉल्स और 8 वाइट बॉल्स। ये हो गए कोमल। अब क्या हो जाएंगे, इसलिए NS कितना हो जाएगा? S डिनोट्स द ऑल बॉल्स है ना। अब उसमें क्या कहता है? अच्छा, तो एगो बॉल निकाला गया तो टोटल जो है हमारे पास कितने ग्रीन हैं? 3। तो मान लो कि ग्रीन निकालने की जो पॉसिबिलिटी बने टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे? G डिनोट्स या रिफर्स, G जो रिफर करता है ग्रीन बॉल का। तो टोटल हमारे पास इसमें फेवरेबल केसेस कितने हैं? 3 हैं। इसलिए ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? NG/NS, यानी कितना? देखो आंसर है 3/11 का। ले कैलकुलेटर काम कर रहा है, फिर यहाँ रख देना लाके। कौन सा आलसी रे? 27 मेरा 47% हो गया। अब कितनी पॉसिबिलिटी है कि मैंने क्लास ख़त्म होते होते में वो 100% हो जाएगा? पॉसिबिलिटी जो है ऑलमोस्ट हो जाएगा। डिग्री अब चांस ज़्यादा है क्योंकि अभी 5 बज गया। अच्छा चलो करो, इसके बाद तो यहीं क्लास होगा तो लोग आएगा तो फिर बैठेगा। हड़बड़ी नहीं ना है कि कहीं जाना है? और घर खाना वाना बना हुआ है क्या? मानसून से क्या चलेगा? अभी तो कार्तिक है, कहाँ से चलेगा? छठ पूजा के बाद लोग कुछ खाने लगते हैं, कुछ लोग पूरा कार्तिक भी नहीं खाते हैं, आश्विन कार्तिक पूरा नहीं खाते हैं। और है इसमें सवाल है? अच्छा इसमें 7 सवाल है। नहीं 3/11 ये इसका रिजल्ट आ गया ना। डेसिमल में हो, परसेंटेज में हो, या जो भी हो, फ्रैक्शन में हो, तीनों तरह से रिजल्ट दे सकते हैं। डेसिमल में भी, फ्रैक्शन में भी और परसेंटेज में। और बोल इसमें सवाल क्या है? अच्छा ये खत्म हो गया 3 नंबर। अच्छा अब 4 नंबर में चलते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कोमल कि नहीं रे? हाँ सवाल 2-4 को बनाते जाएंगे तो होता जाएगा। किरण ठीक है, 4 नंबर में आ। 4 नंबर में क्या कहता है? तो 52 कार्ड्स का मतलब हो गया क्या? प्लेइंग कार्ड्स हो जाता है। तो आपका टोटल कार्ड्स कितना हो जाएगा? NS लिख देंगे 52, गिवन ये ना लिखेंगे, हमारे पास क्या क्या गिवन है? NS 52। क्लियर होगी बातें? One card is drawn at random. Find the chance of drawing.
हाँ, फाइंड द चांस ऑफ ड्राइंग। A spade. हाँ, पहला हो गया A spade. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ना, A फाइंड द probability. प्रोबेबिलिटी ऑफ। A spade. अच्छा, पहला एक हो जाएगा अ स्पेड। तो देखो, पहला हो जाएगा स्पेड, या स्पेड। तो स्पेड पत्ती ताश वाले में जो होते हैं 52 पत्ती होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, मालूम है ना 52 कार्ड्स होते हैं ताश में, 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें 4 अलग अलग डिजाइन के कार्ड्स होते हैं। कौन कौन सा नाम है? डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। कौन कौन सा होते हैं? डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। ये टर्मोलॉजी 4 जो है आपका होते हैं, ठीक है। 52 में और सब 13 होते हैं। ये भी 13 डायमंड कार्ड्स होंगे, 13 हार्ट कार्ड्स होंगे, 13 स्पेड कार्ड्स होंगे और 13 जो है क्लब कार्ड्स होंगे। और ये दोनों जो है ब्लैक कलर के होते हैं, इसलिए टोटल कितना ब्लैक कलर के होंगे कार्ड? 26। अगर आपको रेड कार्ड पूछेगा तो 26 में से कंसीडर करेंगे। समझ रही है? देखिए ताश है, देख यही स्पेड है, ये देख रही है ना काला पान, यही स्पेड है। माइक्रोसॉफ्ट सॉलिटायर कलेक्शन। देख ये हो गया तुम्हारा डायमंड, सॉरी ये है, ये देख ये क्लब हो गया। ये जो है जो इसको चिड़िया भी बोलते हैं, ब्लैक कलर का हो गया। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा लाल पान, जिसको कि हार्ट बोलते हैं, दिल जैसा बना हुआ है। और ये भी हार्ट हो गया। ये हो गया डायमंड। समझ रही है? तो कौन कौन सा हो गया? 3 ही हुआ। तो इसको उठा के यहाँ कर दे, इसको उठा के यहाँ कर दे, ये भी तो हटे हुआ, इसको उठा के यहाँ कर दे, और इसको उठा के यहाँ कर दे, इसको उठा के यहाँ कर दे, ये भी तो क्लब निकला, ये भी तो क्लब है। इसको उठा के यहाँ कर दे, है? देख अब जो खोज रहे हैं नहीं मिल रहा है। कौन सा खोज रहे हैं जो नहीं मिला? डायमंड है, क्लब है, हार्ट है, स्पेड नहीं। स्पेड तो उस समय दिखाए थे, अरे यही तो स्पेड है लड़की। स्पेड, डायमंड, हार्ट, क्लब है ना, ये 4 हो गए। अब इसमें जो कहेगा कि ये जो देख रही हो के, क्यू और जे, के, क्यू और जे, ये होते हैं फेसेस कार्ड, मतलब इसमें फेस बने होते हैं। देख के में भी फेस बने होते हैं, क्यू में भी फेस बने होते हैं और जे में भी फेस बने होते हैं। अब प्रत्येक 4 को 4 होते हैं, माने जितने भी कलर 1 से लेकर आपको के तक होते हैं, यानी 13 पत्ती, 13 पत्ती होते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे, क्यू, के, 13 हो गए। और समझ में आ रहे हैं? तो यही हो गया 13 13 13 13 13 चौको 52। अब प्रत्येक होते हैं 4, और समझ में आ रहे हैं? तो उसमें से जे, क्यू और के, ये तीनों फेसेस कार्ड होते हैं। तो उसमें अगर फेसेस कार्ड पर आपको सवाल देगा तो कितना कार्ड कंसीडर करेंगे? 12।
अगर फेसेस कार्ड पर आपको काम करने के लिए दे देगा कि कितने फेस माने फेसेस कार्ड पर आपको सवाल दे देगा कोई, तो फेसेस कार्ड को कितना कंसीडर करेंगे? 12। स्पेड अगर दे देगा तो कितना कार्ड कंसीडर करेंगे? 13। बात समझ में आ रहे हैं? चाहे डायमंड हो, चाहे स्पेड हो, चाहे हॉट हो, चाहे क्लब हो, है ना। बंद करो ताश का खेला। वो अच्छा देख हिंट दे रहा है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ उतर के आ जाएगा। आता है तुम लोग को खेलने ये वाला सॉलिटेयर? है पागल कहाँ हो गया? होता क्या है इसमें? ये हो क्या है? इस सजाने के लिए होता है, इस सजाने के लिए होता है। तो ये चीजें हैं, यहाँ टाइम भी चलते रहता है। तो बात समझ में आ गई कि अब देखिए उसमें क्या करता है स्पेड। तो स्पेड को कितने हमारे पास कार्ड फेवरेबल केस हो जाएंगे? 13 कार्ड फेवरेबल हो जाएंगे। तो अब अगर हम मान लो कि ए जो है किसको रिफर करता है? ए स्पेड। आप लोग इसको डिटेल्स में लिखना, हम केवल ये स्पेड लिखकर जा रहे हैं, है ना। ए रिफर्स टू द ऑकरेंस ऑफ स्पेड। और समझ में आ रहे हैं? तो कितना हो जाएगा? एन ए इक्वल कितना? बोलो 13। इसलिए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? पी ए कितना हो जाएगा? एन ए डिवाइडेड एन एस। तो एन ए कितना हो गया? 13। एन एस कितना हो जाएगा? 52, यानी 13 चौक 52, 1/4 यानी 25%। देखो तो आंसर है। आंसर है ना? है आसान कि नहीं? ज्यादा इसमें नहीं, आपको देखना है टोटल केस तो दिया रहता है सैंपल स्पेस, और उसमें देख लो कि जो सवाल पूछ रहा है उसी में से कोई ना कोई बातें पूछी जाएगी। तो उसमें देख लो उससे जुड़ा हुआ कितने भी केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, उसका एक बना लो ग्रुप और उसका नंबर काउंट कर लो और टोटल से भाग लगा दो। डेट इज प्रोबेबिलिटी, खत्म। अब प्रोबेबिलिटी से लोगों को बड़ी सर दर्द होता है। हाँ, जिससे भी कहो ना कहेगा प्रोबेबिलिटी बहुत सर में दर्द करता है, समझिए में नहीं आता। कारण उसे थोड़ी पढ़ा नहीं, वो एलिमेंट्स और ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सैंपल स्पेस उसको समझने में नहीं आएगा, एक अलग सी दुनिया में चला जाएगा सैंपल स्पेस लेकर। अरे कहाँ होता है सैंपल स्पेस? अरे यूनिवर्सल सेट है। सैंपल इज द यूनिवर्सल सेट इन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में यूनिवर्सल सेट को ही सैंपल स्पेस कहते हैं, है ना। क्लियर? और सैंपल स्पेस का मतलब ऑल पॉसिबल केसेस। सैंपल स्पेस मीन्स ऑल पॉसिबल इवेंट्स, इवेंट पॉइंट्स, यानी आउटकम्स किसी विथ कनेक्टेड विथ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट करते समय जितने भी तरह के हमारे पास एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आउटकम्स हो सकते हैं, उस सभी का जो संग्रह होगा, कलेक्शन होगा एलिमेंट्स का, वो सैंपल स्पेस का पार्ट होगा। अगला सवाल करते हैं। क्या हुआ इसे में ना? हाँ बोल, बोलते बोलो 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 बोलो। कुड नॉट ए स्पेड। 1 मिनट। तो तुम कुड नॉट स्पेड तो 13 पत्ती हटा देगी तो 39 बाई कितना हो जाएगा? 52 कर 75 हो जाएगा ना। 0.75 यानी 75%। ऐसे यहां भी निकाल सकती थी। ये स्पेड का है, नॉट ए स्पेड 1 में से घटा देती, 1 माइनस 0.25 या 100% माइनस 25% यानी 75%। तो यहाँ से ही बना सकते थे, वहाँ से ही बना लेंगे। वैसे भी दोनों तरीका से आंसर बन जाएगा। वहाँ स्पेड का कितना हो गया? 25%। तो नॉट ए स्पेड क्या हो जाएगा? 100% में से 25% घटा देंगे, 75% हो जाएगा। क्यों? और नहीं तो यहाँ से ले लेंगे, स्पेड को कंसीडर से हटा देंगे, तो टोटल हमारे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे? 39 ऑप्शंस रह जाएंगे। अब हमको टोटल ऑप्शन कितने हैं? 52। तो 39 डिवाइडेड बाई 52 दैट इज योर 3/4, दैट इज योर 75%। क्लियर? अगला सवाल पर चल रहे हैं। कुछ क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? अच्छा बोलिए आगे। कितना नंबर सवाल? सर पूछा फाइंड 5 नंबर, फाइंड द 4 नंबर। ओके
अभी 4 नंबर किए थे, है? यस यस यस, हाँ बोलिए। Find the probability that a leap year selected at random will contain. ये क्वेश्चन खानदानी है, लीप ईयर वाला। लीप ईयर वाला क्वेश्चन खानदानी है, मतलब कोई भी कंपटीशन में बैठो, कहीं भी बैठो, यही प्रश्न पूछेगा और उसका रिजल्ट 2/7 होता है। 2/7 माने जहां कहीं भी लीप ईयर, अब 53 संडेज या 53 मंडेज या 53 ट्यूसडेज कुछ भी पूछे, सबका रिजल्ट कितना होगा? 2/7। अब कैसे होगा खाली ये देख लेते हैं, है ना। एक खानदानी क्वेश्चन है, बार बार पूछता रहता है। 5 नंबर है ना, देखो आपके पास जो है लीप ईयर है, 1 लीप, यानी लीप ईयर में ऐसे लिखो, लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं, है ना। और ये 1 ईयर में कितने सप्ताह होते हैं? 1 ईयर में यहाँ 1 लीप ईयर कर देते हैं। और नॉर्मली चाहे लीप ईयर हो चाहे कोई भी ईयर हो, उसमें कितने सप्ताह माना जाएगा? 52 वीक्स। वीक का स्पेलिंग में डबल ई होता है, और WEA के वीक मतलब कमजोर होता है, और WEE की वीक मतलब सप्ताह, 7 डेज। बड़ी भूल जाते थे कि WEA के, वो जब पढ़ते थे तो टीचर से मार भी खाते थे। तो ऐसा ही एक व्यक्ति ने बोला कि अरे काहे भूल जाते हो, बड़ी आसान सा चीज़ है, याद करो कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो साल में 1 बार आता, सप्ताह में 2 बार आता है। ये और समस्या पैदा कर दिया। साल में 1 बार आएगा लेकिन सप्ताह में 2 बार आएगा। कार्य करे ईयर में 1 बार आता है, YEAR, और सप्ताह में डबल ई होता है, तो 2 बार ना हुआ। हाँ ये है ना, देख ई 1 बार आया, यहाँ 2 बार आया, वह ना साल में 1 बार आता है और सप्ताह में 2 बार आता है। तब से याद भूलने में नहीं करते हैं, सप्ताह और साल का रिलेशन बन गया, कोई चीज कैसे याद कर ली जाती है। तो 52 वीक्स हो गया। अच्छा, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो डेज में बदल गया ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 364 डेज हो गए। ये बात तो समझ में आ रही है, क्लियर? अब देखिए टोटल एक साल में कितने हो गए? 366 डेज, और एक साल में 364 डेज आ गए। तो चूंकि 52 सप्ताह हुए, तो एक सप्ताह में 7 आते हैं घूमते घूमते, फिर अगले सप्ताह फिर 7 रिपीट होंगे। तो प्रत्येक दिन जो वार है यानी डे है, वो कितने बार आएंगे? एक साल में 52 बार आएंगे। नेसेसरी है कि 52 बार तो अबे करेंगे। बात समझ में आ रहे हैं ना? यानी 52 वीक्स माने 52 संडेज होगा ही होगा, 52 मंडेज होगा ही होगा, 52 ट्यूसडेज भी हो जाएगा। जो भी डेज हैं, डे हैं, वो सब 52 टाइम्स आ जाएगा। लेकिन लीप ईयर में जब हम देख रहे हैं कि 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसको सेट करेंगे। अब 2 दिन का हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो अब इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तो रिमेनिंग 2 डेज, इसलिए रिमेनिंग कितना बचेंगे? रिमेनिंग बच जाएंगे आपका 366 में से 364 चला जाएगा, तो कितने बच जाएंगे? अब इस 2 डेज का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस क्या बनेगा 2 डेज का? सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे? तो ये होगा 2 दिन, या तो संडे होगा तो उसके बाद मंडे हो जाएगा। 2 दिन बचा
तो सैंपल स्पेस में अब 2 दिन को हम सजामेंगे, तो संडे से पकड़ के चलते हैं, तो संडे और मंडे होगा। अच्छा, नहीं तो मंडे और ट्यूसडे होगा। अब बात समझ में आ रही है सैंपल स्पेस कैसे बन रहा है? 2 दिन को सेट करेंगे ना। अच्छा, या ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा, या फिर कोमल वेडनेसडे और थर्सडे होगा, और थर्सडे और फ्राइडे होगा, और फ्राइडे और सैटरडे होगा, या सैटरडे और संडे होगा। इतना है ना सैंपल बनेंगे। जो बाकी तो सब 52 बन गए, बाकी 2 दिन क्या होंगे? अगर पहला माने 2 दिन एक्स्ट्रा जो बच रहा है वह या तो संडे होगा, तो अगर पहला संडे होगा तो अगले दिन मंडे हो जाएगा। अगर पहला जो बचा हुआ है वो मंडे है तो उसका अगला दिन क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? देखो 7 हो गए। तो सैंपल स्पेस टोटल 7 हो गए सैंपल पॉइंट्स। अच्छा, अब कहता है कि 53 संडे जाने का। देखो उसमें क्या लिखा है? 53 संडे जाने का। तो अब देख यहाँ संडे कहाँ कहाँ आ रहा है? एक यहाँ संडे आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। तो सैंपल स्पेस इसका कितने जो है माने फेवरेबल केसेस बना? 2, और टोटल केसेस कितने हैं? 7। तो रिजल्ट कितना हो गया? नहीं समझ पाता है कैसे हुआ कि फेवरेबल केसेस हो गए 7। अब मान लेते हैं एक इवेंट है 52, 53, 53rd यानी 53 कह सकते हैं ना संडेज का। तो चाहे वो संडेज का है चाहे मंडेज भी कहेगा तभी उतना रिजल्ट होगा ना, क्योंकि 2 बार मंडेज तो उसमें रिपीट होगा ही होगा, क्योंकि एक बार मंडे यहाँ आ रहा है एक बार मंडे यहाँ आ रहा है, हर 2 बार रिपीट होगा। तो ये एक इवेंट मान लेते हैं जो 53 संडे आने की घटना होगी, आउटकम होगा। तो अब इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, सैंपल करें, इसका फेवरेबल केस बनाएंगे। तो एक कौन सा बनेगा? एसएम का, और एक एसएस का बनेगा, है ना। इस संडे और यहाँ पर भी संडे हो जाएगा, सैटरडे संडे संडे हो गया। तो 2 फेवरेबल केसेस और 7 जो है ऑल केसेस। तो इसलिए जो है बाय डिफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितना? 2 और टोटल केसेस कितना? 7। तो इसलिए रिजल्ट कितना? दैट इज योर आंसर। इसलिए जब भी लीप ईयर और संडे 53 जरूर लिखेगा, चाहे वो संडे लिखे, मंडे लिखे, वेडनेसडे लिखे, आपको ब्लाइंडली 2/7 मार दीजिए। समझ रहे हैं ना? बिना सवाल है तो फिर तो 1/7 हमेशा होगा। तो कोई एक ही को ना हो रहे पागल लड़की। अगर ये लीप ईयर नहीं तो लीप ईयर नहीं देगा तो 1 एक्स्ट्रा बचेगा, तो कोई एक ही दिन होगा तो 1/7 होगा आंसर। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये लीप ईयर पर ही सवाल बनाता है, तो किसको सेट करने के लिए आई बात समझ में। एक आध सवाल और लेते हैं। मन लग रहा है कि टफ लग रहा है? अभी तक तो मन लग रहा है ना। और बोल, कितना नंबर है? हाँ, तो वही अभी एच 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 जो अभी लिखे हम लोग, कहाँ लिखे थे? मिटा दिए थे क्या? मिटा दिए होंगे। हेड वाला में ना था, ये वाला भी मिटा दिए। ये जैसे लिखे ना वैसे ही उसको लिख देंगे तो सैंपल स्पेस हो जाएगा। देखिए आंसर में लिखा होगा एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, है ना। तो इसका 8 बनेगा तो कैसे मालूम चल गया कि 8 बनेगा? तो 2 पर पावर 3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गए? और बोलिए। रोल डाउन, हाँ। Find the probability of getting an even number. Okay, a number greater than 2. अच्छा, ग्रेटर देन 2 कितना नंबर सवाल है?
7 नंबर सवाल है। देखिए बहुत आसान सा है। एक डाई है, उसको रोल किया गया, रोल करना, थ्रो करना, कास्ट करना, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6। तो हम सीधे NS = 6 लिख दें। 1 2 3 4 5 6, सीधे हम 6 लिख देते हैं गिवन में। अच्छा, अब ग्रेटर देन 2 उसका मान लेते A है, ये डिनोट्स द इवेंट ऑफ ग्रेटर देन 2, जो कहता है उसी को मान लेते हैं ना। तो A को मान लेते हैं क्या है कि वो इवेंट है 2 से बड़ा आने का। तो कितने पढ़ेंगे? तो 2 से बड़ा कौन कौन आएगा? 3 4 5 6। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, यानी कि Na कितना हो जाएगा? 4। इसलिए Pa कितना हो जाएगा? 6 कैसे भाई? हाँ, 2/3 यानी 0.66 यानी 66.6%, यानी 66 यानी 67% है उतना आंसर है ना। या 2/3 भी कर सकते हो आर्यवासन में, क्योंकि इसका डिवाइड करोगे तो आ ही जाएगा। डिसिमल में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा देख लेते हैं। तो अब यहाँ डिनोट कर लोगे ना, एस लिख दोगे, सैंपल स्पेस सीधे यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे। एक चीज बता देते हैं ताकि बाद में लिखते रहोगे भैया। एस हो जाएगा क्या? सीधे, क्योंकि एस को क्या डिनोट कर रहे हैं आप? सैंपल स्पेस। और ए क्या हो गया? इवेंट ऑफ। जो सवाल पूछता उसी को लिख देना है, ग्रेटर देन 2। ये ना हो गया, इससे ये तैयार हो गया। वेयर में लिख दो के हर जगह, तो शॉर्ट में या फिर भी इससे पूरी बात तो क्लियर हो रही है। बात क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। एक आध सवाल और लेते हैं। क्या एकदम सर मन में तो सोचे कि कब भागे, लेकिन है प्रोबेबिलिटी आसान है ना, आगे और आसान हो जाएगा। बोलिए। कॉम्बिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। A box contains 5 letters A, B, C, D, E. Find the probability of selection 1 vowel and 2 vowels. अच्छा, आपके पास क्या दिया हुआ है? A, B, C, D, E. ई कितना नंबर है? 8 नंबर। 8 नंबर। अब आपके पास सैंपल स्पेस है A, B, C, D, E। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद कितना है उसमें? फाइंड आउट 1 vowel and 2 vowel. अच्छा, एक सवाल है 1 वॉवेल का। क्लियर? एक सवाल है 1 वॉवेल का, एक सवाल है 2 वॉवेल्स का। तो अब देखो, तो यहां पर ऐसे बनाओ इसको। पहला जो है आपके पास NS कितना है? कितना एलिमेंट्स दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। इसको इस ढंग से लिखिए। N हो गया तुम्हारे पास 5। क्लियर? और ड्राइंग कितना करना है? पहला केस में 1 है ना, पहला 1 है, यानी R मतलब 1 चुनना है ना, माने टोटल हो गया 5, उसमें सिलेक्शन कितना करना है? 1। तो इसलिए आपका NS कितना हो जाएगा? NS हो जाएगा NCR का फॉर्मेट पर, यानी 5C1। हम लोग जानते हैं NCR, N मतलब टोटल, R मतलब उसमें से जितना लेना होता है, तो उसी ढंग से कॉम्बिनेशन पर बैठ गया।
तो 5C1 का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 5C1 का रिजल्ट कितना होगा? आता है ना, कॉम्बिनेशन में पढ़ाए थे। अच्छा, अब उसके बाद क्या कहता है? अब आपके पास ए जो है, मान लेते हैं ए जो है आपके पास क्या है? वॉवेल आने की पॉसिबिलिटी ना। तो Na कितना हो जाएगा? वॉवेल कितना है उसमें? उसमें 2 वॉवेल है, तो 2, और उसमें से क्या को निकालना है? 1। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2C1 का। इसलिए PA क्या हो जाएगा? Na डिवाइडेड NS, यानी 2/5। अब देख लो 40% होगा, देखो तो 2/5 40% हो गया। अच्छा, अब उसी में सेकंड सवाल में क्या कहता है? दो वॉवेल्स निकालना है। क्लियर? तो n कितना दिया हुआ है? n टोटल है 5। जब भी कुछ में से कुछ को निकालना होगा तो उसमें कॉम्बिनेशन परमुटेशन लगाएंगे। और r कितना अब चाहिए? तो इसलिए टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 5C2, 5 में से 2 निकालना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5, 4 इंटू 2, 1 परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताए थे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। और अब जो है बी मान लेते हैं हमारा दो वॉवेल आने का इवेंट है। ये यहाँ पर है एक वॉवेल आने का एलिमेंट, माने आपका इवेंट है। और यहाँ बी क्या डिनोट कर रहा है? क्योंकि आपका क्वेश्चन में पूछता है ना 2 वॉवेल्स, और आपका टोटल वॉवेल्स कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो 2 में से 2 निकालना है। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? बोलो, NB डिवाइडेड NS, यानी 1/10, यानी कि 10% हो जाएगी, या 0.1 हो जाएगा। कहाँ दिक्कत है बोलो? सर हमको तो 5 में निकालना है ना, तो 10। अरे तो यहाँ टोटल कितने ढंग से निकाल सकते हैं? है ना, इसलिए कॉम्बिनेशन इसमें लगा। टोटल कितने ढंग से निकाल सकते हैं? सेट थ्योरी में तो सीधे सीधे था फेवरेबल केसेस। अब उसमें से हमको 2 ही निकालना है। 25 आइटम से उसमें से 4 निकालना है, तो 25 में से 4 निकालेंगे। अब इसमें कहता कि 3 निकालते, जिसमें कि एक, अगर मान लो यही सवाल लेते हैं, इसी सवाल पर कुछ और बता देते हैं। समझ बात आ रही है? आज उतना ही पर लास्ट कर देंगे, है ना, उन लोगों को क्लास दे देंगे। तो देखो, अब अगर हमारे पास 5 कितना दिए हुए था? टोटल 5 दिए हुए था, यानी कि NS 5 है। इसमें वॉवेल कितने हैं? वॉवेल 2 हैं, और तो यानी कि बाकी बच गए कॉन्सोनेंट, ये हो गए 3। अब आपको कहता है कि आपको इसमें से 3 को ड्राइंग करना है। ENS नहीं हो जाएगा, EN हो जाएगा। इसमें से आपका 3 को ड्राइंग करना है, तो R कितना हो जाएगा? R आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यानी कि आपका NS कितना निकल जाएगा? अब 5C3 निकलेगा, तो इसका भी 10 हो जाएगा, है ना। और समझा रहे हैं कि नहीं? इस आधार पर जो है आप टोटल सैंपल स्पेस निकालेंगे। अब ये 5 नहीं रह जाएगा, बल्कि उसकी प्रक्रिया गिनती बदलती जाएगी। ये ढंग से होगा। तो जितना बना सकते हैं इतना आधार पर बनाइए, तो अगला क्लास में बैठकर और सब सॉल्व कर देंगे। तो इतना डिटेल्स कर लीजिएगा। अगला क्लास में तो आप लोग उपस्थित रहिएगा ही रहिएगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। और सेट थ्योरी में जितना आप उसमें कर सकते हैं MCQ, जो जिनके पास अवेलेबल है
आप उसको सॉल्व करेंगे। अलग से कोई बुक है? नहीं तो हम लेते आएंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग उसका जीरोक्स करा लीजिएगा। तो जो जो उधर होता रहेगा ताकि घर पर आपको काम मिलता रहेगा, यहाँ पर जो कोर्स चल रहा है वो कंटिन्यू में रहेंगे। ओके कोमल, टाटा, बाय बाय।